हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 बीपीएससी 4.0 के लिए कॉमन पेपर 40 नंबर के लिए। तो ये आपका पार्ट 2 है। तो हम सबने पीछे पार्ट 1 में 29 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो आज देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो हैं प्ले लिस्ट में, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे जिस क्लास की तैयारी आप सब कर रहे हैं, तो कॉमन पेपर सबके लिए है। तो इसमें करीब 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप सबको करवाएंगे। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं देर न करते हुए। तो पुरुषार्थ कितने हैं? तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ होते हैं ना। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता है। ये कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। ठीक। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि बीपीएससी में 2022 में अभी नया क्वेश्चन है, और देखिए कितनी बार आया, 22 में आया है और 21 में आया है ना। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है? तो आपको बता दें, सबसे जो प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद होता है। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और आपको बता दें, यहाँ पर आपको सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक। तो आपको रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और समझ में भी बहुत आएगा। तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, सुबह में देखिए, शाम को देखिए, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद है। ठीक। तो ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्ति होती हैं और 10,580 मंत्र हैं, है ना। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा मंडल है? तीसरा। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन सा? ऐतरेय और कौशिकी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है या होता। मतलब जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है मंत्रों का, उससे होत्र या होता कहते हैं। देखिए जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसी में से बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आता है ना। ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको अभी बताना कहाँ पर, तीसरे मंडल में था ना, तो ऋग्वेद में। तो जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसी में से सब क्वेश्चन मिलता है। और क्या है नेक्स्ट, ऋग्वेद में यज्ञ करने हेतु किस प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? 7 पुरोहित। तो ऋग्वेद में जो यज्ञ करने के लिए जो पुरोहित थे, कुल 7 पुरोहित का वर्णन मिलता है। और 7 पुरोहित कौन कौन से है देख लेते हैं। एक है अधर्यु होता, जिसे होर्त बोलते हैं, जो ऋग्वेद को मंत्र को पढ़ते हैं। ब्रह्मा और अग्नित और पोता, नेंटा और प्रास्था। तो खाली अब 7 याद कर लीजिए, कौन कितने होते? 7 बस। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने? 4 वेद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेगा। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है ना। फिर कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में होर्त वर्ग के पुरोहित को यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं। होर्त कौन होता है? जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है ना। सामवेद को जो पढ़ता है ना, उसको उद्गाता बोलते हैं। सामवेद का अध्ययन या गायन करते हैं, है ना। और यजुर्वेद का जो गायन करते हैं उसे अधरायु कहते हैं। कर्मकांड का वर्णन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं, या कह सकते हैं अथर्ववेद को जो गायन करते हैं उसे ब्रह्मा बोलते हैं। ये वंशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना से संबंधित है। कौन? अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद।
मतलब त्रयी वेद में अथर्ववेद नहीं आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए ये 2013 क्वेश्चन में पूछा गया। त्रयी में अभिप्राय है 3 वेद, और 3 वेद कौन होता है? सब होता है, लेकिन अथर्ववेद को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो कौन सी नदी थी? साबरमती, क्योंकि साबरमती कहाँ पर बहती है? गुजरात में बहती है ना। तो देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल के सप्त सिंधु नदियों में साबरमती नदी नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है, याद कर लीजिए। तो सप्त सिंधु काल में नदियाँ कितनी थी? 25। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन थी? सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सरस्वती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था ना, वो परशुणी नदी के किनारे, जो जिसको बोलते हैं रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तो 10 राज्य युद्ध से बोलते हैं ना, परशुणी नदी या रावी नदी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बना है 37। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर? अभी बता दें ना, परशुणी या इसी को बोलते हैं रावी नदी। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो देखिए जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ना, वो किसके संबंधित है? सामवेद। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, सोम है, और इसे पेपर नामांकित देवता से संबंधित है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 मंत्र हैं। इसका 9वां मंडल सोम और इसे पेपर नामांकित देवता को समर्पित है, या कह सकते हैं सोम देवता से संबंधित है 9वां मंडल ऋग्वेद का। और बोगस कोई का महत्व किस लिए है? देखिए यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था ना, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन भी मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नस्त्य आदि देवताओं का, वैदिक देवताओं का नाम दिए गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ना बोगज कोई कहाँ से मिलता है, तो एशिया के माइनर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो अछूत की जो अवधारणा को उद्धत हुआ था ना, धर्मशास्त्रों के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे यथा, अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेह, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया? 2। कौन कौन सा? निर्वासित और अनिर्वासित। इसमें पहले के शूद्र ही अब अस्पृश्य माने जाते हैं। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। अभी पीछे मिला था ना, कौन धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक धार्मिक कर्मकांडी वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में रचित है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछे कौन सा वेद गद्य पद्य में रचा है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अधारायुग बोलते हैं। ठीक, अधारायुग मतलब जो ऋग्वेद को पढ़ता लिखता है ना, उसे अधारायुग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कार्तिकेय ये वैदिक देवता नहीं है। जबकि भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे हैं कौन कौन सा? अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्वनी,
ईश्वर, धावा पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति, ये सब कौन से देवता माने जाते हैं? वैदिक देवता। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। जो महापुराण या कह सकते पुराण है ना, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म गाथाएं की गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी मिलता है या किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का, पौराणिक मिथकों का भी अच्छा वर्णन मिलता है। तो आप ये याद कर लिए पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। अब देखिए अगला टॉपिक आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सबका यहाँ एक्सप्लेन होगा। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध समिति का आयोजन, संगीत का आयोजन की गई? तो पाटलिपुत्र में कौन सा था? तीसरा वाला। देखिए बौद्ध से संबंधित बिहार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो तीसरा वाला किसके समय में हुआ था? अशोका के समय में हुआ था ना। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता बौद्ध ग्रंथ कथावस्तु के रचयिता मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तो अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस। और किसके समय हुआ था? अशोका के समय में, अशोक के समय में। इसका उद्देश्य संघ भेद करके विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायी प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। 3 बौद्ध देख लेते हैं जो पेपर में बहुत बार आता है। ये तीनों से ही याद कर लीजिए सब, है ना। प्रथम कब हुआ था? 443 में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा वाला कब हुआ था? 343। कहाँ हुआ था? वैशाली। कौन इसका अध्यक्षता किया था? साबक मीर। और किसके समय हुआ था? कालाशोक, है ना। और चतुर्थ कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्षता कौन किया था? वासुमित्र और अशोघोत। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। देखिए जो मेन है याद कर लीजिए। महावीर स्वामी कौन किस स्थान के थे? 24वें। और जो ऋषभ देव थे वो पहले थे। और अरिष्टनेमी कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्सर्ग पर था। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? ये बौद्ध धर्म से त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक में ना बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनसे संबंधित है। ये पाली भाषा में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे पाली भाषा में। यथा विनय पिटक कौन कौन से है? तीनों पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत, नियम को दर्शाता है। त्रिपिटक कौन कौन से है? याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। 47 क्या है? त्रिपिटक देखिए क्वेश्चन इस बार घुमा के 20 में पूछा गया था, 17-18 में पूछा गया ना। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की, है ना। अभी ऊपर बताया गया था। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ? पाली भाषा में। तो आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। तो देखिए कितनी बार पेपर में आया है, बहुत बार आया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, है ना।
कहाँ सारनाथ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। देखिए सारनाथ को और क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि बहुत प्रीवियस ईयर बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, चाहे टीआरई के लिए हो चाहे आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सबको जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सबको अपडेट मिलता रहेगा। और बाकी लोग देखिए 1 घंटे में 15-20 सवाल करवाते हैं, आप सबको इतने समय बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, है ना। एक बार नज़र से जाएगा तो आप सबको याद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अभी वही आया ना, सारनाथ में दिए थे, है ना, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है सारनाथ को। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में। देखिए 6 वर्ष तक अथक परिश्रम में घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको आजकल किस नदी के नाम से जाना जाता है? पुनपुन नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो भी पॉइंट यहाँ लिखा ना, सब इम्पोर्टेंट, सब क्वेश्चन है, पूछा गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया। इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था। ग्रंथों में इनका जो घर त्यागे थे ना, उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथों में इनके घर त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन क्या है? 52। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? गया में, बोध गया में आया था ना अभी क्वेश्चन। निरंजना नदी के तट पर। और निरंजना नदी को किस नाम से जाना जाता है? पुनपुन। बोध गया में महाबोधि मंदिर कौन बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था ना। इम्पोर्टेंट अभी पीछे मिला था, देखिए 2021 का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं एक बार फिर से, रिवाइज आप सबको हो जाएगा। बौद्ध संगीत पर स्थान, समय, अध्यक्षता, शासनकाल। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में 443 में महाकश्यप, अध्यक्षता अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरे कहाँ हुआ था? वैशाली में 343 में, और सर्वकामी था अध्यक्ष, और कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, और समय कौन सा था? 251 में, और मोगली पुत्र 30 के समय में हुआ था। अशोक इसमें अध्यक्ष था। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में, और वसुमित्र क्या था? अध्यक्ष था, और कनिष्क के समय में हुआ था। तो किसी भी बिहार का अगर आप पेपर दे रहे हैं ना, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए बीपीएससी 4.0 में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में अभी ऊपर मिला था ना। और प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ये भी एक्सप्लेन देख चुके हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ वाला कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था ना, कनिष्क के समय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई थी? किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। तो जो अध्यक्ष, जो शासक रहेगा उसी के समय में होगा, वही तो बुलाएगा। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कब कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, है ना। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन घुमा घुमा के पूछ रहा। तीसरा बौद्ध जो संगीत हुआ था ना, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया था किसके समय में होगा? वही तो बुलाएगा, अजातशत्रु के समय में हुआ था। शासक यही तो था। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध
चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितनी बार आया, कितनी बार, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, 2021 में भी आया है ना। महापरिनिर्वाण क्या हो, कहाँ है बुद्ध जी का? जहाँ पर महापरिनिर्वाण मतलब, परिनिर्वाण मतलब जहाँ मरे थे, मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध जी का, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 443 ईस्वी को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में होती। अच्छा, जिस समय हुआ था मृत्यु उसी समय इनका पहला बौद्ध आयोजन भी हुआ था ना। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था जो थी 80 वर्ष की थी। इनके मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा हुई थी, है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश के बनारस में है। और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए जो बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था ना, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। और जो मरे थे, इनका जो मृत्यु हुआ था बौद्ध ग्रंथों में, इसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद ने या कणाद के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। त्रिरत्न जिसे बोलते हैं, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, किससे संबंधित? जैन धर्म से, है ना, त्रिरत्न। तो जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का, अच्छा बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में तीन था ना। तो जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया। त्रिरत्न कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है ना। तो बौद्ध धर्म में भी मिलता है और जैन धर्म में भी मिलता है। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जैन संगीत के, अब बौद्ध संगीत के नहीं बोला, जैन। तो स्थूल भद्र थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 2019 में आया है। स्थूल भद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। जो पहले जैन संगीत हुआ था ना, किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, है ना। और कौन अध्यक्ष था? स्थूल भद्र। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। 2018 में पूछा गया। महात्मा बुद्ध जी की लगभग जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और आधुनिक काल में क्या है? रोमनदेई स्थान, है ना। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ये भी आप याद कर लीजिए, पूछ लेता है किस गणराज्य की थी? कोलीय। इनके पिता का नाम सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इन्हीं की मौसी भी थी ना। दूसरी महिला कौन थी? अमरपाली नामक गणिका थी। देखिए पहली तो उनकी मौसी थी जो उनका लालन पालन किए थे ना, और पहली तो सबको याद रहता, लेकिन दूसरी किसी को याद नहीं रहता। तो दूसरी महिला कौन थी? अमरपाली थी। तो बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध गिरि त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। तो इनके गुरु थे, पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। आप सब दोनों गुरु को याद कर लीजिए। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र, भरहुत और अमरावती। अगला क्या है? 68 क्वेश्चन क्या है?
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना? अभी ऊपर आप पढ़ चुके हो। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध जो केंद्र किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। तो एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठाइए। वे शिक्षक जिसने बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण या कह सकते हैं गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था। सबसे पहले किससे मिले थे? आलाकराम से। उसके बाद किससे मिले थे? रुद्रक राम पुत्रा। पहले गुरु ए थे, दूसरे गुरु ए थे। ठीक। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? उनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति थी ना, और दूसरी कौन थी? अमरपाली थी। लेकिन पहली आपसे पूछा तो गौतमी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो बुद्ध के अनुसार बुद्ध लोग जो बौद्धिक लोग थे वो ईश्वर में अस्तित्व नहीं मानते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ? मतलब महावीर स्वामी का मोक्ष मतलब कहाँ मृत्यु हुई थी? पावापुरी में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व के में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो कि ज्ञातिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। वो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। महावीर को कवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? जिरिभी ग्राम में हुआ था। तो आप याद कर लीजिए कि महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, जिरिभी ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ? जिरिभी ग्राम में। तो दोस्तों अब 75 क्वेश्चन से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना? 75 क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर बीपीएससी के लिए तो रामबाण है ना? तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और बीपीएससी के लिए भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कॉमन पेपर, है ना? क्योंकि अभी देखा गया है टीआरई 3.0 2.0 में कॉमन पेपर ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो कॉमन पेपर आप सब यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज आप सबका तीसरा वीडियो है कॉमन पेपर का। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सब देखेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो 74 क्वेश्चन आप सबका हो गया नेक्स्ट वीडियो में, और 75 से आज करेंगे, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। आगे क्या है? बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बोध वृक्ष है ना, इसको देखिए आयोग ने इसका उत्तर ही गलत माना था, तो इसमें एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। बोध वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में है ना? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित है। एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, है ना? तो आप सब जानते रहे एक क्या बोध वृक्ष, क्या पीपल का पेड़ गया जिले में स्थित है। तो आप सब एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए। बाकी इससे विवाद होने के कारण आयोग ने हटा दिया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ अंकित है, आपको उसमें सुमेलित करना है। देखिए किसके बारे में बताया गया? बुद्ध जी का ना। अच्छा, जो बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ना, जन्म से किससे संबंधित है? जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध जी का जन्म। तो जगह 3। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था बुद्ध जी को? बोध गया में प्राप्त हुआ था ना, बोध गया में। अभी ऊपर आया था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जिसको पुनपुन नदी भी बोलते हैं। अच्छा, प्रथम प्रवचन मतलब प्रथम उपदेश कहाँ देते? सारनाथ में भी दिए थे, जो उत्तर प्रदेश के बनारस में है ना?
और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। तो कितना हो जाएगा? 3214। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बुद्ध जैन धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्कर्मण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक आलार करलाम आश्रम में आए और यहाँ उरुवेला मतलब बोध गया के लिए प्रस्थान किए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को क्रम में जन्म कहाँ होता? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता? बोध गया में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, है ना। और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो पहले गुरु कौन थे? आलार करलामी थे बौद्ध जी के। और क्या है आगे? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्ता का। भारत में भागवत धर्म जिसे बोलते हैं वैष्णव धर्म का चरमोत्सर्ग 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया। ये आपसे पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म को राजधर्म कौन बनाया, तो आप बताओगे गुप्त शासकों ने। देवगढ़ कहाँ? ललितपुर में। भितरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश का कानपुर। तिगवा कहाँ है? जबलपुर। एक कहाँ? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया। अपने सिक्कों पर बुद्ध के वाहन गरुड़ की आकृति भी खुदवाया। ठीक। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर कहाँ हुआ था? चीन में, पूर्वी एशिया में, हिंद चीन में, कंबोडिया में, मलाया में, इंडोनेशिया तक गुप्तों ने क्या किया? बहुत प्रचार प्रसार किया था। पूर्वी हिंद यवन शासक एंटियाला किड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब 1-2 बार देखिए, याद हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मखली गोसाल एग्जाम में आया है, देखिए बीपीएससी। तो दोस्तों इसमें कुल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो इसलिए आप सब वीडियो को 2 बार देखिए ताकि याद हो जाए आपको। जब तक बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा ना, तब तक ये 10,000 सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हर टॉपिक्स है सब, ऐसा नहीं खाली हिस्ट्री है, सब इसमें इतिहास, भूगोल, साइंस, हर चीज़ है जो भी आपके सिलेबस में सब मिलेगा, लेकिन टॉपिक वाइज। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव पर्यटन में विश्वास नहीं रखते हैं। मखली गोसाल महावीर के साथी थे। नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया। मौर्य शासक अशोक व दशरथ के बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए किया गया था। जो बराबर पहाड़ियों जो गुफाओं का निर्माण किया था ना, अशोक ने किया था। किसके लिए? आजीवकों के लिए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया? आजीवकों के लिए। कौन करवाया था? अशोका ने करवाया था ना। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। मौलिक सिद्धांतों को महावीर स्वामी के शिष्यों ने 14 पूर्वों में संकलित किया। यह 14 पूर्व जैन धर्म की प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट 14 पूर्व। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म में 5 अणुव्रत हैं, जिसमें आजीवाणुव्रत को अणुव्रत नहीं माना जाता है। तो अणुव्रत कितने हैं? 5 हैं, याद कर लीजिए। जैन में
एक ग्रंथ है कल्पसूत्र की रचना कौन किया था? भद्रबाहु ने किया था। अभी ऊपर देखे थे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, है ना। और जैन धर्म के अणुव्रतों में कौन सा नहीं है? अभी आपको मिला था ना, आजीवाणुव्रत नहीं था। 5 है कुल अणुव्रत, जिसमें से आजीवाणुव्रत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पूछा ना। आत्मदमन, ये दोनों से अलग है, दोनों मतलब डिफरेंस है। देखिए, जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं भी थी, जैसे दोनों धर्म में यज्ञीय कर्मकांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। दोनों ही धर्म ने ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करते, मतलब दोनों, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी, जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, है ना। पर जैन धर्म इस बात पर अधिक बल देता था कि जैन धर्म में मोक्ष शरीर को त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। क्या क्या अंतर दोनों में इसमें बताया गया है। बौद्ध धर्म अनादवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म, ध्यान देना, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म में आत्मा में विश्वास रखता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन धर्म के नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। तो जो जैनियों लोग थे ना, वो नग्न मूर्ति की पूजा करते थे, और दोनों धर्म में मूर्ति की पूजा होती थी। तो अब देखिए, अगला टॉपिक आता है कौन सा? 16 महाजनपद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत। तो महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष का जब था बिंबिसार ना, तब सिंहासन पर बैठा था, बहुत कम एज में, देख लीजिए। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। कब? 544 में। इसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो किसको जीता था? अंगराज को। 16 महाजनपद पे अंग था ना, एक महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, और किसके साथ मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था? सॉरी, किसके साथ साम्राज्य में मिला था और मैत्रीपूर्ण संबंधी स्थापित किया था? अंग। अगला क्या है क्वेश्चन? तो कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ? अजातशत्रु के समय में। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 2022 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय में हुआ था। अजातशत्रु 452 से मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, काशी महाजनपदों को अपने राज्य में मिलाकर विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया। अजातशत्रु ने विजय व विस्तार नीति का पालन किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि विस्तार और विजय नीति का पालन किसने किया, तो आप कहेंगे अजातशत्रु। मगध शासक जो बोलते बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बहुत अच्छा चिकित्सक था, जीवक। तो देख लेते हैं, जीवक नाम चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने राजगिरी, जिसे बोलते हैं गिरिव्रज, को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना किया। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। मतलब पाटलिपुत्र ने उदयन ने अपनी राजधानी का बनाया था? पाटलिपुत्र। ठीक, और पाटलिपुत्र को बसाने वाला ही कौन था? उदयन था। और मगध का जो प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक भी था बिंबिसार। तो पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी ना। 6ठी शताब्दी में बिंबिसार पर राज करता था। कहाँ पर? 6ठी शताब्दी में बिंबिसार मगध पर राज करता था ना। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन यदि आप ऊपर देखें ना, तो यहाँ कर सकते हैं। आप सबको टेस्ट के मॉडल भी आप इसे अपना सकते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होना चाहिए?
अच्छा, अब जान ले किसके समय में हुआ था। यही तो शासक था अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 में किया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। और शासक कौन था? अजातशत्रु। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने। और उदयन ने पाटलिपुत्र की क्या बनाया था? अपनी राजधानी भी बनाया था। और हर्यक वंश के महान शासक उदयन। उदयन का समय याद कर लीजिए 460 से 444 तक, है ना, ईसा पूर्व। गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? कुसुमपुर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? उदयन ने किया था। देखिए वही क्वेश्चन कई बार घुमा के आता है, इसलिए कहा जाता है ना बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे। प्रथम उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा द्वितीय दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती के दो भाग थे, एक तो उत्तरी था, एक तो दक्षिणी था। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश की आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ के प्रमुख शासक कौन थे? चंड प्रद्योत थे। अब देखिए चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था, है ना? अवंती का राजा था। आया कि नहीं आया एक्सप्लेनेशन से? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? मल्ल। मल्ल क्या था? गणतंत्र। मल्ल क्या है? जो 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद में से एक था मल्ल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। इसके दो भाग थे। एक की राजधानी गंडक नदी के किनारे स्थित कुशीनगर गंडक नदी के किनारे स्थित थी, और कुशीनगर दूसरे की पावा थी। ठीक, 16 महाजनपद का उल्लेख आगंतुक निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। तो जो 16 महाजनपद थे ना, एक तो जैन धर्म ग्रंथ है, एक तो बौद्ध ग्रंथ है, एक तो जैन ग्रंथ है ना, दोनों ग्रंथों में मिलता है 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद इस प्रकार है। कौन कौन सा 16 महाजनपद था? काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल, मगध। मल्ल एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे, है ना। अच्छा, और एक बात है, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद केवल कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। ठीक, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी ना, ये जैसे बोलते गिरिव्रज। आगे देख लेते हैं कौन सा है। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक, मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो जो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसमें से कोई नहीं थी, है ना। अभी आपको बताए थे कहाँ थी इसकी राजधानी, राजगिरी में थी। तो राजगिरी कहीं लिखा नहीं गया है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का था शासक? हर्यक वंश का। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की सत्ता को संभाला था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता मतलब बिंबिसार की हत्या किया था, इसलिए अजातशत्रु को क्या बोला जाता है? प्रीतहंता। प्रीतहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों का था शासन। ठीक, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र वैशाली था। अभी जिक्र हुआ वैशाली का।
16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। कहाँ मिलता है? देखिए आगंतुक निकाय में मिलता है और भगवती सूत्र में मिलता है ना। आगंतुक निकाय बौद्ध ग्रंथ है, तो बी हो जाएगा। भगवती सूत्र नहीं दिया है इसमें। तो देख लेते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ है आगंतुक निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में जो बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में असमक या असमक एक ऐसी मतलब महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतन या पोटन या पोतली थी। दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए जो 16 महाजनपद थे ना, कुल मिला के 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कहाँ हो गए थे? उत्तर प्रदेश में हो गए, और एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। उस महाजनपद का नाम क्या था? असमक, है ना। और जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली, और सबसे शक्तिशाली भी था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किन शताब्दी में होता है? 6वीं में हुआ था। और प्रथम मगध का उत्कर्ष 6वीं पूर्वी ईसा में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। इसका समय याद कर लीजिए 544 से 492। वह हर्यक वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? नंद वंश सबसे प्राचीनतम है इसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार, है ना, क्योंकि प्रश्न में 4 ही दिया। प्रश्नगत नंद वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध बिहार का लगभग 444 ईसा से 324 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 444 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया। याद कर लीजिए महापद्मानंद। पुराणों में महापद्मानंद को शूद्रक भौरदो भव कहा गया और पाली ग्रंथ में महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीत कर उसे मगध में मिलाया। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां के शासक को नियुक्त किया। ध्यान देना, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला था। वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर जिला बिहार के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो जो भागलपुर और मुंगेर है ना, किस महाजनपद के अंतर्गत है? चंपा, है ना। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास, है ना, जो कौशाम्बी हो गया, इलाहाबाद हो गया। वत्स महाजनपद वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौर वंश का शासक था जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी थी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था गंगे मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट, द्वितीय नगरीकरण किससे संबंधित है? गंगे मैदान, गंगा का जो मैदान क्षेत्र है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगे मैदान या उत्तर काली पारलिस के मृतभांड वाला क्षेत्र। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। समुद्र खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जड़ों मिट्टी पर सबसे पहले फैली हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादों बल्कि शिल्प, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्र से भी जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव हुआ था। और देख लेते हैं, अब देखिए इसके बाद आता है मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल। ठीक, तो 108 क्वेश्चन से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट बना हुआ, आप पीछे का सब देख सकते हैं क्रम वाइज। ये श्रृंखला आपका चलता रहेगा, 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें करवाया जाएगा। ठीक, हर टॉपिक का, इतिहास, भूगोल, है ना, साइंस, जो भी है, जो भी बीपीएससी में पूछा सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देर ना करके हुए चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज लेकर आए हैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बीपीएससी 4.0 के लिए। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब भी देख रहे हैं कि बीपीएससी में कैसे रिपीट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम रामबाण की तरह होगा। तो आप सब वीडियो में पूरा देखें। इसमें कुल टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आप सबको क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप सब जान रहे हैं कि 40 जो नंबर है जनरल नंबर है, चाहे पीआरटी के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9 to 10 या 11th to 12th के लिए हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर इसमें है। जनरल पेपर सब टॉपिक से, सब सिलेबस से है, सब सब्जेक्ट से है। ठीक, तो आप पूरे वीडियो में बने रहें। आप सब जान सकते हैं 10,000 क्वेश्चन बहुत होता है, तो आप सब धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, है ना। अभी पेपर भी नहीं आया है, एग्जाम डेट भी नहीं है, तब तक लिए 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप सब एक बार वीडियो सुबह में देख लें, एक बार शाम को देख लें, आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें अब देखिए कुल मिला के 107 सवाल 2 वीडियो में कवर कर दिया गया। ठीक, आज नेक्स्ट वीडियो है तो 108 क्वेश्चन हो गया है। तो निम्न में से कौन सा या किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो मौर्यों ने कहाँ पर महल बनवाया था? कुम्हरार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है, कुम्हरार। कुम्हरार में मौर्य साम्राज्यों ने क्या बनवाया था? महल। और देख लेते हैं वालडेल को कुम्हरार, ये कहाँ है? पटना के निकट है, से एक स्तंभ तथा स्तूपर, इसमें क्या था? 72 स्तंभ की प्राप्ति हुई थी, जिसमें 8 स्तंभ खोजे गए हैं। इस प्रकार के कुम्हरार से 80 स्तंभों वाले लकड़ी का राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजसभा का उल्लेख हुआ है। फाहियान ने इसे राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। देखिए इस राजमहल को ना देव निर्मित कौन बताया? फाहियान ने बताया। ठीक, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुम्हरार है ना, पटना के निकट है, लकड़ी का राजमहल है जो कि माना जाता है मौर्यों से संबंधित है। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 AD से, है ना। शक संवत 78 ईसा में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत लिखवाने के लिए सर्वप्रथम ईस्वी में 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? ये कहाँ? गुजरात में है ना सुदर्शन झील। तो इसका मरम्मत कौन करवाया था? रुद्र दामन ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो, प्री में आया है, 22 में और 23 में आया है। अभी नया नया क्वेश्चन है एकदम। तो जूनागढ़ अभिलेख ना 150 से 151 के अनुसार रुद्र दामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। इसके बाद अशोक ने राज्यपाल तुषारस्प ने उससे नहरें निकलवाई। तो यहाँ से नहरें कौन निकलवा था? अशोक का राज्यपाल था। ठीक, उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिससे मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाया था। तो याद कर लीजिए नाम क्या था? सुविशाख। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया। मतलब इसका जो निर्माण हुआ था ना, मरम्मत, मतलब प्रजा से कोई पैसा नहीं वसूला गया था कि पैसा से वसूल कर मरम्मत किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, तो
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने किया, जिसने शुंग राजवंश की स्थापना किया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और पीडीएफ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर है टेलीग्राम लिंक, तो उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप सब रिवीजन कर लीजिएगा। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनानी राजा था। यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया और 7 भागों में बांटा था, है ना। मेगास्थनीज इंडिका की रचना किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता? बिंदुसार को क्या कहा गया है? अभिषिक्त क्षत्रिय। तो ये पुस्तक है दिव्य वादन, है ना। दिव्य वादन में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्तिभिषिक्त अथा अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अभिमित्र घात भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्र घात। अब मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? जो मौर्य काल में कंटक शोधन जो न्यायालय था ना, फौजदारी से संबंधित न्याय करता था। और मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है ना। एक था धर्मी स्थली, एक तो कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्म स्थली न्यायालय दीवानी न्याय संबंधित काम करता था और कंटक शोधन न्याय संबंधित न्यायालय फौजदारी से संबंधित न्याय करता था, ठीक। दोनों अंतर देख लीजिए। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जिसको क्या बोलते हैं? महासंग्रहकर्ता। और मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कर कहा जाता था। ध्यान देना, सीता एक प्रकार का कर था मौर्य काल में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। तो जितने भी देखिए एक्सप्लेनेशन है सब क्वेश्चन है ना। तो देखिए 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसी में से क्वेश्चन बना है। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता कौन था? जो कर को इकट्ठा करता था ना, जिसको महासमाहर्ता भी कहा जाता था, एक कर को इकट्ठा करता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि को क्या कहा जाता था? जिसे आप प्राप्त होती थी सीता कर, है ना, भूमि को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए 2012 क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ना तो आप सबको और अच्छा लगेगा आंसर देने में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, अभी आप सब देख चुके हैं। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था कितने अधिकरणों में बांटा हुआ था? 15। देखिए 2007-8 में आया है। और किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? त्रिरत्न, तो भाब्रुगढ़ का जो शिलालेख था इसी में मिलता है कि अशोक ने अपना विश्वास प्रकट किया था त्रिरत्न में। देख लेते हैं। सम्राट अशोक बाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराट नगर से खोजा गया। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भाब्रू जो शिलालेख ना कहाँ से मिला है? राजस्थान के जयपुर के निकट विराट नगर से, जिसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के 3 रत्न बौद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा, जिसे बोलते मगधिराज कहा। सौर गौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है।
तो आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है, तो सौगौरा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। समानता अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। तो अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना। और अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में। तो बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए ये एक्सप्लेनेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम अमृत की तरह है एक्सप्लेनेशन। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा था? भाब्रुगढ़। ये कहाँ से मिला है? राजस्थान के जयपुर के विराट नगर से, है ना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन? प्राकृतिक भाषा थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना। तो देखिए जब आप एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे ना तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाए? प्रियदर्शी, है ना। तो सब क्वेश्चन देखिए वहीं से आया, 2019 का क्वेश्चन है। और किस अभिलेख में कलिंग का विजय वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में ना। तो 13वां शिलालेख कहाँ? इसमें कहीं पर नहीं है। अशोक के किस अभिलेख में अकाल का वर्णन कहाँ मिलता था? सौगौरा अभिलेख से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में किया। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे, है ना। मतलब दक्षिणी भारत में नहीं, उत्तरी भारत में तो सफल रहा। एक तो तमिल ग्रंथ, है ना, आहना नूर और नूरना नूर, ये तमिल ग्रंथ है, में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने कूटनीति रणनीतियों का वर्णन विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद कौन किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। और रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। कहाँ से पता चलता है? रुद्रदामन से, और रुद्रदामन जूनागढ़ से मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, बिल्कुल सही है। इसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है ना। इसने दक्कन का विजय भी प्राप्त किया, बिल्कुल सही। तो जितने भी देखिए पॉइंट है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसी में से सब क्वेश्चन आया है। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध और निरंकुश राजा था, शासक था। देखिए 2013 में क्वेश्चन आया है। और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध एक ग्रंथ है ना मुद्रा राक्षस, लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। अभी सब एक्सप्लेनेशन में देखे थे। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी? कौन सा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और पटना से इसका लकड़ी का महल के बारे में भी जानकारी मिला है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय भी मिला था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है वह कौन है? विशाखा दत्त। किसमें वर्णन करता है? मुद्रा राक्षस में। और कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था प्रधानमंत्री। और क्या है? कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होता था, ठीक। पुरोहित का काम क्या था? धर्म से संबंधित काम करना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था।
कौटिल्य को भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी भी दिया। और नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ध्यान रहे, पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। ये ऊपर सब पढ़ चुके हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीति, अभी बताते ना, राजनीति शास्त्र से संबंधित है पुस्तक। नंद वंश के संस्थापक मगध पर किसका था शासन, मौर्य वंश का था। ऑप्शन हो जाएगा ए। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, है ना। और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बख्शीश के रूप में क्या दिया, हाथी दिया था ना। कितना हाथी, 500 हाथी, अभी ऊपर पढ़े थे। और मेगास्थनीज का दूत था, किसका, सेल्यूकस का। ऑप्शन हो जाएगा ए। और देख लेते हैं, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही इसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन मिलता है। मतलब मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा था, 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का काम मिलता, इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका से। मौर्य समाज को 7 भागों में कौन बांटा था, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन था, इंडिका। देखिए कितनी बार आया है, 17, 18, 3, 4 में आया। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। बहुत आसान है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, तो इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं क्या उद्देश्य था। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक संहिता, शांति एवं अहिंसा से विचार परिलक्षित थे। तो धम्म का मतलब यही था, वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक संहिता। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म था, है ना। सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था अशोक धम्म के कारण, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा सुचिता, है ना। ये सब वर्णन किया था। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। तो धम्म पर ज़्यादा जोर किस पे दिया था, 12वें शिलालेख में। अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। अशोक किसका पौत्र था, चंद्रगुप्त का। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक की रानी का नाम क्या था, कारुवाकी। इसका नाम कहाँ मिलता है, अभिलेख में। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना, है ना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था, श्रीलंका। अशोक ने अपनी पुत्री को, संघमित्रा को श्रीलंका पर भेजा था ना। अभी देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण को डी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया। और जो बताया, जो मौर्य साम्राज्य पतन हुआ था ना, किस कारण से, आर्थिक कारण से मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। और कौन बताया है, डी कौशाम्बी ने बताया। ठीक, तो देख लेते हैं
134। आज दोस्तों यहीं तक देखते हैं, 144 तक ही, ठीक। बाकी अब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर।